फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम जुलाई 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो खेल परिदृश्य है वहाँ तक की सभी खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान या फिर जिसको मिसलेनियस करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं। इसमें सभी चीज़ें मिक्स रूप में आपको पढ़नी है, अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, बुक्स कौन सी है, एक्सरसाइजेज कौन सी की गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये जो मैगजीन है इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे जो भी वीडियोस अब तक हमने कवर किए हैं उन सभी का सभी जो वीडियोस हैं उनको एक प्लेलिस्ट बना करके तैयार कर दिया गया है। तो आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको जुलाई के सभी वीडियोस जो है वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही हमारा लास्ट वीडियो है इस पूरी मैगजीन का, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें नियुक्तियाँ पढ़नी है, यानी अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो नियुक्ति है, राष्ट्रीय नियुक्ति, वो UIDAI के जो नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल, उनको लेकर के है। तो आपको ये याद रखना है UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, तो अमित अग्रवाल बने हैं। ये UIDAI क्या है, तो आपने आधार कार्ड जो होता है उसको लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो UIDAI ही है। तो ये जो संस्था है इसको 2016 के अंदर एक अधिनियम ला करके, भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम ला करके जो है इसको इसका अगर अधिनियम का नाम मैं बताऊं तो ये था आपका वित्तीय और अन्य सब्सिडी लक्षित और वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी लाभ और सेवा अधिनियम 2016। तो इसको आधार अधिनियम भी कहते हैं, आधार एक्ट भी कहते हैं लोग। तो इस अधिनियम के तहत इस संस्था को बनाया गया था और इसी के अभी नए CEO जो है वो आपके अमित अग्रवाल यहाँ पर बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एक IAS ऑफिसर रहे हैं और बाकी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि UIDAI के नए CEO कौन है, तो अमित अग्रवाल है, इतना आपको पता होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो क्यों बनाया गया, ताकि हर एक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान मिल सके और जितनी भी हम DBT सेवाएं देना चाहते हैं सरकार के द्वारा, तो वो जो है उसको बिना किसी लूप होल के सुलभता से जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सके। कोई फेक लोग नहीं हो, कहते हैं ना कि गोस्ट बेनिफिशियरीज जो बना दिए जाते हैं वो यहाँ पर ना बन सके, इसलिए सरकार का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान जो है वो होनी चाहिए। हालांकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक विशिष्ट पहचान है जो हर एक नागरिक को दी जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है रॉ जो है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसके नए चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम है रवि सिन्हा। तो R से रॉ है और R से रवि सिन्हा है, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। अब अगर फ्रेंड्स हम रॉ की बात करें तो रॉ जो है आपने मूवीज़ में तो देखा ही होगा। तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो खुफिया मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो खुफिया मामले होते हैं, उसको रॉ संभालता है। ठीक है, उसको रॉ संभालता है और ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसके अंडर में ये कार्य करता है। तो ये काफ़ी पुराना है, 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका अगर हम ध्येय वाक्य देखें तो वो है धर्मो रक्षति रक्षता। ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो इसके जो चीफ होता है, आप खुद देखिए कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ये काम कर रहे हैं, तो कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट की जो नियुक्ति कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, वो इनको जो है अपॉइंट करती है। 4 साल का इनका कार्यकाल होता है और अभी लास्ट में जो सामंत कुमार गोयल है उनका स्थान रवि सिन्हा ने लिया है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में। वैसे तो ये GSI वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अ ग्लांस हम देख लेते हैं। जो GSI है यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके नए महानिदेशक अभी जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। ये वैसे जो भी खनन वाली जो शाखाएं होती है, मेटलर्जी और जो मेटल्स के एक्सप्लोरेशन होता है, लाइमस्टोन वगैरह, इन सब के बारे में जो खनिज कार्य से जुड़े हुए जो भी कार्य है वो GSI के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसमें आप देखिए कि इसका जो कार्यालय है GSI का, अगर आप मुख्यालय की बात करें तो ये खान मंत्रालय से जुड़ा एक कार्यालय है GSI। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और जयपुर के अंदर अगर आप देखें तो इसके 6 जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें से एक कार्यालय जो है इसका जयपुर के अंदर है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जयपुर में GSI का कार्यालय है और खान मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है और जनार्दन प्रसाद को अभी इनका जो है वो हेड नियुक्त किया गया है। अब कुछ स्मॉल नियुक्तियां हैं, अगर इसमें से कुछ काम का होगा तो हम देखेंगे, बाकी हम सबको स्किप करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपके RBI के अभी नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये SBI के प्रबंधक निदेशक रहे हैं पहले और इसके बाद में 3 वर्ष के बाद में मतलब 3 साल का इनका कार्यकाल था और अभी जो है ये RBI के डिप्टी गवर्नर इनको बनाया गया है। तो RBI में आपको पता है कि एक तो होते हैं RBI के गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो कौन कौन इसके अभी 3 डिप्टी गवर्नर हैं, तो यहाँ देखिए माइकल देवव्रत,
माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और अभी चौथे जो बनाए गए हैं वो है स्वामीनाथन जानकीरमन। तो आप इनके नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम से पूछ लिया जाए। बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी अगर आप और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आरबीआई में जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं वो अभी कौन है। इनका इतिहास नहीं जानना आपको, कहाँ कार्य करते थे कहाँ, वो छोड़िए, आप नाम पता रहे इतना बहुत है। और यहाँ पर कोई इतनी विशेष कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। एक यहाँ पर देखिए कि विद्युत बिहारी स्वैन जो है उनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी में आपको पता है कि अभी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी, पिछली बार वाली मैगजीन में हमने पढ़ा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। ये तो वहाँ पर सदस्य हैं विद्युत बिहारी स्वैन, और अभी सदस्य अध्यक्ष जो है वो किसी को बनाया गया है ये आप बताएंगे। अब चलते हैं और किसी देखते हैं इसमें कुछ है तो। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देखते हैं जिसमें कि किसी भारतीय की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की गई है। तो यहाँ आरती होली मैनी नाम की जो महिला हैं ये भारतीय मूल की है, पंजाब से इनका संबंध है। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र का जो बाहरी अंतरिक्ष मामलों का एक जो ऑफिस होता है उसके अंदर इनको जो है निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ देखिए भारतीय मूल की आरती होला मैनी को वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्ति दी गई है। और इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस उनके द्वारा ये नियुक्ति दी गई है। ठीक है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट। फिर अगर आप ये देखना चाहें तो रूबी सिन्हा जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रूबी सिन्हा को 3 वर्ष की अवधि के लिए इसकी जो है महिला इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स का सदस्य भारत भी है। तो ब्रिक्स का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो वुमेन डिपार्टमेंट है उसका अध्यक्ष जो है वो रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में देखते हैं तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये त्रिनिदाद टोबैगो के वरिष्ठ राजनयिक हैं, एक डिप्लोमेट हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस स्पीच भी दिया है और इन्होंने पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और सस्टेनेबिलिटी पर जो है इनका एक पूरा स्पीच था। तो यहाँ पर देखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो डेनिस फ्रांसिस, और ये कहाँ के हैं तो ट्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। बस इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम यहाँ पर स्किप करेंगे। फिर देखिए कि WMO की पहली महिला महासचिव जो है वो अर्जेंटीना की एक प्रोफेसर है जिनका नाम है सेलेस्ते साउलो, उनको अपॉइंट किया गया है। तो WMO यानी कि जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसकी ये पहली महिला महासचिव हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है और 2014 में इसके निदेशक पद तक थी। ठीक है, ये इतना ही ध्यान रखना है इसमें, इनका नाम ध्यान रखिएगा, सेलेस्ता साउलो इनका नाम है। और देखिए अगर आप इसमें WMO के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे WMO जो है उसमें 193 सदस्य देश हैं और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 193 सदस्य देशों का। और इसमें जो है मौसम विज्ञान संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उनसे समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो है वो देशों का बनाया जाता है। तो ये WMO के बारे में था। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे यहाँ तो अभी अब ऑबिचुरीज़ में चलेंगे, यानी कि कुछ निधन, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो है गीतांजलि जो है उनके बारे में है। ये दूरदर्शन प्रस्तोता रही हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेज़ी समाचार प्रस्तोता गीतांजलि अय्यर जो है वो रही थी और इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। इनको 1989 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत रेडियो से की थी। और डेट विद यू जो कार्यक्रम चलता था अंग्रेज़ी गानों का, ये भी उसकी न्यूज़ एंकर भी रही हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ प्रीलिम्स में ऐसा कुछ फैक्ट उठा के पूछ ले, बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऊपर हमने पढ़े अब तक। और एक आपने ये देखा होगा महाभारत में जो शकुनी मामा का जिन्होंने रोल अदा किया था गूफी पेंटल, उनका भी अभी हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं दिवसों के ऊपर, कौन सा दिवस जो है वो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चलिए, तो सबसे पहला है कि 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस नीदरलैंड के साथ साझेदारी में कोटे डी आइवोर द्वारा आयोजित किया
गया है। तो ये नीदरलैंड के अंदर जो है वो नीदरलैंड के साथ आयोजित किया गया है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका जो है वो ध्येय वाक्य था या थीम था। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। फिर यहाँ देखिए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये हमने अभी पढ़ा ही था पिछले वाले जो हमारे आर्टिकल से उनमें। तो 7 जून को इसको मनाया जाता है। और खाद्य मानक जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, ये इसका थीम रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। और इसका था सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा, तो ये इसका थीम था। पूछ लेते हैं आजकल थीम, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। फिर देखिए, मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम थी उसकी भूमि उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। फिर यहाँ पर देखिए, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ये 19 जून को मनाया जाता है। और वैश्विक सिकल सेल समुदायों को बनाना और मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग औपचारिक बनाना और अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति जानना, ये इसका थीम था। तो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें आपको पता है कि जो आरबीसी जो होता है हमारा, तो आरबीसी का वैसे जो लाइफ होता है वो 120 डेज़ का होता है, लेकिन इसमें वो जो आरबीसी का जो लाइफ होता है वो कम हो जाता है, 6 से 7 डेज़ का ही हो जाता है। और वो जो शेप है वो एक जो होता है ना हंसिए की तरह, सिकल की तरह वो बनने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी आरबीसी के अंदर जो हमारा चेंज होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है। और तो ये है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, फिर देखिए यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। और ये 9th हमारा 9वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया, जगदीप धनखड़ के द्वारा। और इसका राष्ट्रीय आयोजन जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया था। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जिसकी थीम थी लेट्स मूव, और ये 23 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, एक लास्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जो है एमएसएमई डे जो है वो 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रखना हो तो। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, तो आपको पता है कि प्रोफेसर पीसी जो महालनोबिस थे, उनके जन्म दिवस को हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। और ज़्यादा याद करने के फेर में रहेंगे, आप फादर्स डे भी याद करें, मदर्स डे भी याद करें और सब चीज़ें याद करें। तो आपके इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, अगर आप चाहें तो आप पूरे देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ देखिए यहाँ पर चर्चित पुस्तकें हैं, जो बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हैं वो तो आप पूरा ही पढ़िए इसके अंदर। जैसे कि अभी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ, ये जो किताब है ये बीके शिवानी की है, ब्रह्म कुमारी संस्थान से। यहाँ पर टीएन शेषन का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है थ्रो द ब्रोकन ग्लास, एन ऑटोबायोग्राफी, थ्रो द ब्रोकन ग्लास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आज़ाद नाम की जो ये पुस्तक है, ये लिखी गुलाम नबी आज़ाद ने, जो कि खुद जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं। फिर है इरफान अ लाइफ इन मूवी, ये शुभ्रा गुप्ता की है, इरफान खान की लाइफ के ऊपर। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी जो है आप चाहें तो पूरी पढ़ सकते हैं, उसमें नाम ही लेना है तो मैं इतना उसमें समय नहीं लगाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा उसको। फिर कुछ सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। तो G20 साई शिखर सम्मेलन, G20 साई शिखर सम्मेलन जो है वो गोवा में संपन्न हुआ है। इसके अंदर जो है जितने भी हमारे, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो CAG है, सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के हैं, इन सभी ने जो है यहाँ पर समापन समारोह में अपना स्पीचेस दिए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि G20 साई की जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वो गोवा में हुआ। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा विशेष बातें इसमें है नहीं, किसको चीफ गेस्ट बुलाया, किसको गेस्ट, ये कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ। DPI का फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका शिखर सम्मेलन जो है वो आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया था। तो DPI की इस बार थीम जो थी वो थी DPI फॉर ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहते हैं, कि आपको ईज़ ऑफ बिजनेस हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, ईज़ ऑफ गवर्नेंस हो। तो इसका थीम था इस बार का, और बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है
अमेरिका में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। तो वहाँ का जो कैपिटल हिल नाम की जगह है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है और इसके अंदर जो है अमेरिकन्स फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। प्रवासी जो वहाँ पर आपको पता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस है, तो उनके लिए, और एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बनाया गया एक आयोजन था, तो इसका वैसे भी महत्व है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन जो है वो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है कि G20 के श्रम कार्य समूह का 2 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन है, जिसको L20 यहाँ पर इन्होंने कहा है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो पटना बिहार में हुआ है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा तो ज़्यादा बातें इसमें नहीं ध्यान रखनी है, किसने किया क्या किया वो छोड़िए। फिर महिला 20 शिखर सम्मेलन जो है G20 में ही जो महिला 20 शिखर सम्मेलन है वो आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया गया है। बस इसमें भी आपको नाम ही ध्यान रखना है और चीज़ें ध्यान नहीं रखनी हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए कि संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, वो W20 की अध्यक्ष भी हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं जो ऑपरेशंस है, अभ्यास है, अभियान है, उनके ऊपर। सबसे पहला देखिए संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट, तो ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है वो देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023, ये इसमें 20 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। तो ऐसा नहीं कि किन 2 देशों में हुआ है, 20 से ज़्यादा देशों में इसने भाग लिया है। और इसके अंदर जो है इसका आयोजन जो है वो मंगोलिया में हुआ है। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से बात करें तो हमारे यहाँ की जो गढ़वाल राइफल्स थे उसने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया है। बस इतना अपने को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए एक अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्यूविरन। क्या नाम है? एक्सरसाइज एक्यूविरन। ये हमारे भारत और मालदीव इन दोनों की जो संयुक्त सेना है उन दोनों के बीच में संपन्न हुआ है। और इसका अभी जो ये 12वां संस्करण था, ये उत्तराखंड के चौबटिया जो नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें 11वां संस्करण, तो वो मालदीव्स के अंदर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, उसका नाम है एक्सरसाइज एक्यूविरन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो ये पहली बार है कि भारत में फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि आप UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, इन तीनों के बीच में गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी के अंदर पहली बार जो है वो समुद्री अभ्यास किया गया तीनों की साझेदारी से। फिर लास्टली देखिए आप, एक वायुसेना का अभ्यास है जिसका नाम है रणविजय। तो ये जो अभ्यास है ये लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला है जिसको कि भारत में अभी आयोजित किया गया था। तो ये भारतीय वायुसेना का ही अभ्यास है। अगर आपसे पूछ ले कि रणविजय किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो किन्हीं 2 देशों के बीच में नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय वायुसेना का ही ये लड़ाकू पायलटों का एक जो है वो ट्रेनिंग अभ्यास था। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो विविध है उसमें देख लेते हैं। तो अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने ग्रैमी विजेता फालू के साथ में एक गाना लिखा है। तो भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक हैं फालू, उनके साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया गया जिसका उद्देश्य था बाजरा के लाभों और वैश्विक भूख को संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना। आपको पता है कि 2023 को मिलेट ईयर या जिसको हम कहें बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रैमी पुरस्कार जो इसने भारतीय मूल के एक लड़के ने जीता है जिसका नाम फालू है, तो उसके साथ में मिलकर के एक गीत जो है वो लिखा गया है। तो आप फालू के बारे में अगर पढ़ें तो उनको जो है एक अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये व्यक्तित्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमको। और अबंडेंस इन मिलेट्स गीत को मुंबई में जन्मी गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गायक गौरव शाह ने गाया था। तो ये एक अबंडेंस इन मिलेट्स नाम का गीत भी इस पे ऊपर तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री के साथ में जो है इस गीत के कुछ बोल जो है वो फालू के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा चाइल्डलाइन सेवाओं के लिए एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन पहल स्टार्ट की गई है जो हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय है। उन्होंने, जैसे कि आप पता है कि एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के लिए 100 डायल करना होता है, 101 एम्बुलेंस के लिए होता है, उसी प्रकार से एक पूरा ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है जिसका नाम है 112। ये नंबर है। इससे जो है आपातकालीन परामर्श, संकट के लिए जो भी अगर कोई बच्चे इस प्रकार से तकलीफ़ में है, दुख, तो उनके लिए जो है इस नंबर को एक राष्ट्रीय नंबर जो है टोल फ्री नंबर बनाया गया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है और ये एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन पहल का हिस्सा भी है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अब तक का जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। जितने विशेष थे मैंने आपको बता दिए हैं और
उससे ज़्यादा अगर आप इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहें तो मैगज़ीन आपके पास है, आप ज़रूर से पढ़िए। लेकिन ठीक है, ज़्यादा बाल की खाल नहीं निकालते हैं, जितना इंपॉर्टेंट बताया है उसी को बार बार रिवाइज़ करते हैं ताकि जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब हम वन लाइनर पढ़ लेते हैं, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। टिक मैंने लगा रखे हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 27 जून 2023 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 27 जून को जो है ये हेलन केलर दिवस के रूप में मनाया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। फिर ये एक परियोजना है, लेकिन ये काम की नहीं है क्योंकि ये कर्नाटक सरकार की है। यहाँ देखिए कि किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून जारी किया? ये भी पहला यूरोपीय देश है एस्टोनिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। पहला मध्य यूरोपीय, सॉरी यूरोपीय नहीं, पहला मध्य यूरोपीय देश है। यहाँ देखिए कि अमेरिका की सीनेट ने फेडरल जज के रूप में किस पहली मुस्लिम महिला के नामांकन को मंजूरी दी है, जो इस पद पर पहली बांग्लादेशी अमेरिकी महिला होंगी? तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, नुसरत जहां चौधरी। तो ये जो है पहली बांग्लादेशी मुस्लिम महिला होंगी जो कि सीनेट के अंदर, अमेरिका की सीनेट के अंदर फेडरल जज के रूप में नामित हुई हैं। फिर यहाँ देखिए 29 मई को नाटो देशों द्वारा रूसी सीमा के निकट किस स्थान पर आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास आयोजन किया गया है? तो ये जो प्लेस है ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है रोवाजार्वी प्लेस। ये जो रोवाजार्वी नामक स्थान है फिनलैंड के अंदर। हो सकता है आपसे ये प्लेस पूछ ले, या हो सकता है कि ये पूरा ही देके पूछ ले कि ये नाटो का अभ्यास जो है वो कहाँ पर हुआ, आर्कटिक चैलेंज अभ्यास कहाँ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए रोवाजार्वी फिनलैंड में जो है इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। फिर देखिए किस सरकार के द्वारा राज्य में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को प्रदेश में संचालित सड़क परिवहन निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली गैर प्रीमियम बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये अगर आप मान लीजिए कि कहीं कुछ लिखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो आप ये चीज़ वहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। फिर है यहाँ पर कि नाटो देशों द्वारा आयोजित एयर डिफेंडर 2023 वायु सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पेंडेंस को किस स्थान पर दुग्ध संकल्प मित्र मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो ये मसूरी उत्तराखंड में इन्होंने दुग्ध संकल्प मित्र मोबाइल ऐप का आयोजन किया है। फिर यहाँ पर है कि भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा यानी स्टेम जो अपन बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, यहाँ पर भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय डायस्पोरा के बीच सहयोग की सुविधा हेतु कौन सा नया फेलोशिप कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो उसका नाम है वैभव। तो वैभव अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, तो ये एक फेलोशिप कार्यक्रम है और इसको जो है स्टेम जो स्ट्रीम्स होती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि उत्तर कोरिया ने किस सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट से देश के पहले जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया है जो उसे उसकी नियत कक्षा तक पहुंचाने में असफल रहा? तो ये चोलिमा 1 है। तो ये पता रहना चाहिए कि किसका है, तो उत्तर कोरिया का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता रहे हमें। उसके अलावा देखिए लार्सन एंड टर्बो L&D और रक्षा और अनुसंधान यानी हमारा जो DRDO है, उन्होंने भारतीय नौसेनाओं में किस श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनको विकसित करने के लिए इन दोनों के बीच में, लार्सन एंड टर्बो और DRDO के बीच में समझौता किया गया है। हाल ही में अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग जो है किसका ये जो आपकी काली मिर्च है और जो अराकू कॉफ़ी है इसका संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। अब हम चलते हैं कुछ हमारे MCQs पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गए हैं, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। तो अब यहाँ देखिए, देश भर में दिव्यांगों और जो उद्यमी कारीगरों के उत्पादन के लिए शिल्प कला को प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो आपके जयपुर में किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि बर्लिन में 26 जून को संपन्न विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल्स जो है वो हासिल किए? ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत आते हैं, कितने मेडल्स हासिल किए, कितनी प्रतियोगिताएं हुई। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बड़े जो गेम्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ओलंपिक्स है और ये टेस्ट जो चैम्पियनशिप अभी हमने पढ़ी थी उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके 202 जो है वो पदक हासिल किए हैं। भारत सरकार के द्वारा हरित हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है ये हमारे नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुरली श्रीशंकर के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है?
तो ये जो है सबसे पहली चीज़ तो ये एक एथलीट है और लंबी कूद से संबंध है इनका, और ये सारे ही जो है वो इसमें सही है, इनके लिए उपयुक्त सभी जो तथ्य हैं वो सही है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो गीता प्रेस गोरखपुर, ये हमने पढ़ा था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साई-20 समूह का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो साई-20 का शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया था गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 5 अस्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन सा एक देश इसके अंदर शामिल नहीं है? तो आप याद कीजिए कि जब हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े थे तब हमने आपको बताया था, तो UAE जो है वो इसमें शामिल नहीं है। सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, गुयाना, ये तीनों इसमें शामिल हैं। विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये हाइपरसोनिक विंड टनल है, तो इसको किसने जो है किया है, आपको पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चाइना के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, उड़ीसा में 9 से 12 जून 2023 को आयोजित प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव जो है उसका राज्य पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन जो है वो कौन रहा है? तो इसमें जो है समग्र चैंपियन आपका उड़ीसा ही रहा है। फिर है 127वें फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब था? तो 23वां ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है अपने लाइफ का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2023 के लिए इस बार की जो थीम थी वो विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थी? तो ये हमने अभी पढ़ा था, प्लास्टिक से रिलेटेड। तो ये था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। फिर है भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये वाला जो है आपके वियतनाम को देने की घोषणा की है कि INS कृपाण किसको भेंट की जाएगी? तो वियतनाम को दी जाएगी। फिर ICC विश्व कप 2023 का उद्घाटन और फाइनल मैच किस स्टेडियम में जो है वो खेला जाएगा? तो ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर इसको प्ले किया जाएगा। फिर है भारत की NHPC लिमिटेड की किस देश की 480 मेगावाट की फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के निर्माण में सहयोग करेगी? तो ये नेपाल की परियोजना है जिसमें कि सहयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित 5 जून को लॉन्च पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता के द्वारा इस बुक को जो है वो लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने पूरी जो हमारी मैगजीन है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने जितने भी हमारे फैक्ट्स थे वो देख लिए, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, और जहाँ कुछ ऐसा समझाने की आवश्यकता नहीं थी और आपके बैंकिंग वाले पोर्शन से आपको तैयार करना है, जैसे बुक्स का नाम है तो आप पूरे ही याद कर सकते हैं, उसे पूरा ही एक बार देख करके जाइएगा। डेज़ वगैरह अगर आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा। तो बाकी हमारे जो PCS लेवल का जो तैयारी थी वो हमने कर ली है इसके अंदर। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मिलेंगे, तो क्योंकि अब तो नेक्स्ट मैगज़ीन नेक्स्ट मंथ ही आएगी, लेकिन हम मई वाली जो हमारी मैगज़ीन है उसमें कुछ पोर्शंस हमारे रिमेनिंग है, तो उसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि उसको पढ़ना है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हमको मई वाली जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।